अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कल सारा दिन कोई वीडियो मैंने नहीं की। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है कि वीलॉग्स किधर हैं। अब आप जानते हैं कि पाक भारत कल मैच था। पहले वीडियो पर जो दोपहर में मैं करता हूँ मैंने इसलिए नहीं की कि मैच शुरू हो रहा था। मैंने कहा कि सब मैच में के लिए एक्साइटेड हैं। और रात वाली वीडियो पे मैंने इसलिए नहीं की कि मैं ख़ुद इतना डिप्रेस था कि क्या वीडियो करता। तो कोई आप जानते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में तो बंदे का खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो रात वाली वीडियो भी मिस हो गई। लेकिन खैर फिर दिल को हमने समझाया कि पाकिस्तान भारत से दीगर शोबों में कौन सा को बहुत आगे है। जो हमने क्रिकेट में उनको ख्वाब देखते हैं कि क्रिकेट में हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, हम ना उनसे एक्सपोर्ट्स में आगे हैं, ना उनसे आईटी में आगे हैं, ना उनसे रिजर्व्स में आगे हैं। हमारी इकॉनमी और उनकी इकॉनमी का कोई जोड़ नहीं है। ओवरऑल जो हमारा मुकाबला उनके साथ किसी भी शोबे में नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली हमारी नाअहलियों और नालायकियों की वजह से। और सूरत हाल इस किस्म की अगर बाकी शोबों में है तो क्रिकेट में क्या ख़ास बात है कि क्रिकेट में हम ख्वाब देखें कि जी हम उनको हर दफ़ा ही पिछाड़ेंगे। तो बहरहाल तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता है, और एज ए पाकिस्तानी मुझे भी हुआ और एक तरह से बहुत डिप्रेस्ड शाम गुजरी है कल की। लेकिन चलिए अब उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में पाकिस्तान कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा और सेमीफाइनल तक तो पहुँचे। तो बहरहाल ये वजह थी सिर्फ कल कोई भी वीलॉग ना करने की। ख़बरें अगरचे कल थीं जिन पर बात की जा सकती थी, लेकिन पूरी कौम चूँकि पाक भारत मैच में इतना बिजी थी कि इसके अलावा कुछ और सोच नहीं रही थी। तो मैंने भी सोचा चलें एक दिन का आपको ब्रेक दे दिया जाए, इसमें क्या हर्ज है। तो आ जाएँ ज़रा आज कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आने के बाद अपनी कानूनी टीम से फिर राय मांगी है, फिर दोबारा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप आ नहीं जाते आप उस पर गौर खौज करते रहते हैं और उसको अपने फैसले को रिव्यू करते रहते हैं। हाँ भाई अब डेवलपमेंट हो गई, अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब बुनियादी तौर पर उनसे और बाकी लोगों से उन्होंने राय मांगी है कि बताएं अब क्या सूरत हाल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद क्या मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उनको जवाब दिया है कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली से आपकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है और अब आपको मसला कोई नहीं है। आप बिल्कुल बेखौफ व ख़तर होकर आ जाइए। आप नाअहल नहीं हैं क्योंकि हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली हुई है और आप जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आया है आप उससे मुतासिर नहीं होंगे। ये कानूनी राय नवाज शरीफ साहब को आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी टीम से मशवरा करने के बाद दी है। सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने ये राय तलब की कि हाँ भाई अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो अब ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब राय दे रहे हैं कि आपकी इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की वजह से नाअहली ख़त्म हो चुकी है, मुझ समेत बहुत सारे लोग इस राय से इत्तफाक नहीं करते। उसकी वजह यह है, और मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, कि अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद की वजह से ख़त्म की गई है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है कि आपको आइन में तरमीम लाना पड़ेगी अगर आप 621F की नाअहली की मुद्दत का तयन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी है ताहयात, और अगर आप उस ताहयात से कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर एक आइनी तरमीम लानी पड़ेगी। एक सादा एक्ट बनाकर, सादा कानून साजी के ज़रिए से ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल फिर भी नवाज शरीफ साहब को ये एडवाइस की जा रही है। मेरा ख्याल है कि उन्हें या तो नादानिस्तगी में धोखा दिया जा रहा है या फिर उनको बताया जा रहा है कि नैरेटिव ये बनाएं कि मैं तो नाअहल ही नहीं हूँ। यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, बाकी लोग क्या नैरेटिव बना रहे हैं? वो ये बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो नाअहल नहीं रहे ही नहीं है क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। तो चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, जो कि आईनी तरमीम नहीं है, जो कि 2/3 से अक्सरियत से तरमीम नहीं है, एक सादा कानून साजी के जरिए तरमीम की गई है, तो किसी भी एक्ट में कोई भी कानून साजी जो है वो 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती। यानी किसी एक्ट में तरमीम करनी है, किसी कानून में तरमीम करनी है, उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए होती है, वो 2/3 अक्सरियत से ही होती है। तो बहरहाल ये बनाया जा रहा है नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से कि नवाज शरीफ तो नाअहल रहे ही नहीं है, वो नाअहल है ही नहीं। लेकिन मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाता है तो फिर देखिए काजी फैसल साहब वहाँ पर बैठे हैं, वो क्या फैसला देते हैं कि नाअहल हैं या नहीं हैं। अच्छा, अगली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके वापस आने को उनकी टीम तो ग्रीन सिग्नल दे रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर बड़ी रिलक्टेंट, नाला
दिखाई देती है और वो कहती है कि जी नवाज शरीफ साहब को जहाज़ से उतार कर प्रोटोकॉल देने का कोई जवाज़ नहीं है, ये सहूलत तो फिर सबको मिलनी चाहिए। ये हसन मुर्तज़ा ने भी पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खुर्शीद शाह साहब ने भी इसी नोयत का बयान दिया। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जहाज़ से उतर कर सीधा घर गए तो इससे फसाद होगा, और वो कहते हैं कि फसाद से बचने के लिए नून लीग को सोचना पड़ेगा कि फसाद से कैसे बचना है। और फिर वो कहते हैं कि अदलिया का फैसला सीधा घर जाने की इजाज़त नहीं देता, यानी अगर अदलिया ने आपको कर रखा है, सज़ा दे रखी है, तो अदलिया का फैसला आपको इजाज़त नहीं देता कि आप जहाज़ से उतरें और सीधे घर चले जाएं। और भैया आप जेल में थे, जेल से गए हैं और इलाज के लिए गए हुए हैं, और जेल से जब आप इलाज के लिए गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर इलाज कराने के बाद वापस सीधा आप जेल ना जाएं। वापस जाने के बाद आप जेल जाएंगे, फिर आप अपनी ज़मानत अप्लाई करेंगे। ये खुर्शीद शाह साहब का और पीपल्स पार्टी का ख्याल है। तो पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नवाज शरीफ से लाडले जैसा सलूक हो रहा है। यही वजह है कि उनके तमाम रहनुमा अपनी अपनी कैपेसिटी में नवाज शरीफ के खिलाफ ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और अपनी राय और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुसलसल कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये राय है। दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि दोस्त ममालिक का सिर्फ नवाज शरीफ पर एतमाद है। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि नवाज शरीफ ही वापस आएँ और नवाज शरीफ मुल्क की भाग दौड़ संभालें। देखिए, इसमें हमें कोई शक नहीं है, नवाज शरीफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका वो बुरा भी मानते हैं। हालांकि खुद जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो दोस्त ममालिक का, इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक का एतमाद है। हालांकि उनको कहना ये चाहिए कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का उन पर एतमाद है और वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मदद और उनकी हिमायत ही से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और जब भी वो पाकिस्तान पर, परवेज़ मुशर्रफ पर भी आपको याद होगा कितना दबाव डलवाया था अमेरिका से और दूसरे ममालिक से, और दबाव क्या परवेज़ मुशर्रफ चाहते थे नवाज शरीफ वापस आए? नहीं चाहते थे। परवेज़ मुशर्रफ उनको एक आंख, नवाज शरीफ उनको एक आंख नहीं भाते थे परवेज़ मुशर्रफ को, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मजबूर होकर उनको वापस लेकर आए या लाने की इजाज़त दी। अदरवाइज 10 साल का मुआहिदा मौजूद था और परवेज़ मुशर्रफ ने एक मरतबा इनका जहाज़ लैंड करते ही वापस दोबारा सऊदी अरब भी भिजवा दिया था कि भाई साहब आपका 10 साल का मुआहिदा हमारे साथ, आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन 10 साल का मुआहिदा पूरा होने से पहले ही फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के दबाव को कबूल करते हुए परवेज़ मुशर्रफ ने इनको आने की इजाज़त दी। तो ये तरीक़ाकार तो हमें पता है नवाज शरीफ का कि वो जब भी आते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवा कर फिर वापस आते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त उनको कोई वापस लाना नहीं चाहता, जैसा 2007 में भी लाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी आ गए थे, शायद आज भी आ जाएंगे। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक चाहते हैं कि वो वापस आएँ, असल में सूरत हाल यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो वापस आए, और क्यों नहीं चाहेगी। अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को एक मुल्क में जहाँ पर उसके स्ट्रेटेजिक मुफादात हैं वहाँ पर अपने एतमाद का एक बंदा बैठा होगा तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि वो वापस आए, और वो क्यों चाहेगी कि वो ऐसा सरफिरा आ जाए जो उनकी बात ना माने, जो उनको एब्सोल्युटली नॉट कहे, कोई ऐसा सरफिरा आ जाए जो हमीयत और गैरत की बात करे। ऐसा शख्स, ऐसा लीडर उनको सूट नहीं करता। ऐसा ही लीडर सूट करता है जो बिचता चला जाए और सर ना उठाए। ऐसा ही लीडर सूट करता है और ऐसा लीडर उनको चाहिए, और ऐसा लीडर उनका वापस आ रहा है और वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के ला रहे हैं। एहसान इकबाल साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि आम इंतखाबात में पीटीआई की ज़मानतें जब्त करवा देंगे। अब आपको पता है कि ज़मानत जब्त होने का मतलब क्या होता है। ज़मानत जब्त होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने पूरे हलके में कास्ट किए जाने वाले जो टोटल वोट्स हैं उसका 25% नहीं लिया किसी पार्टी ने, तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाती है। पिछले इलेक्शन से पहले, यानी 2018 के इलेक्शन से पहले 2013 का जो इलेक्शन था उसमें आपको 1/8 चाहिए होता था, यानी 8वां हिस्सा या 12.5% वोट। अगर एक हलके में फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख वोट टोटल कास्ट हुआ है, तो उस टोटल वोट का अगर कोई 2013 तक यह था कि 12,500 वोट नहीं ले सका 1 लाख का कुल 12,500 यानी 8वां हिस्सा, तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाती थी। और अगर कोई शख्स जो है वो अब 2018 से ऑनवर्ड्स ये लॉ है कि अगर टोटल वोट एक हलके में 1 लाख वोट पड़ा है और तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उन 1 लाख वोटों में से 25,000 वोट भी नहीं हासिल कर सका तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। ज़मानत क्या होती है? जब भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराता है तो वो ज़र ज़मानत जमा कराता है और वो कहता है कि मैं एक संजीदा उम्मीदवार हूँ जिस पर लोगों का एतमाद है, और अगर ये जाहिर हो कि मुझ पर लोगों का एतमाद नहीं है और मैंने महज सरकार के वसाइल ज़ाया करने के लिए ये कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तो फिर मेरी ज़मानत, ज़र ज़मानत मुझे वापस ना की जाए और मेरे पैसे आप फिर सरकार जब्त कर ले। उसको कहते हैं कि ज़मानत जब्त होना।
तो अब दिलचस्प बात यह है कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जो है वो तहरीक इंसाफ यानी 25% भी अगर एक हल्के में वोट पड़ रहा है, टोटल अगर 1 लाख वोट पड़ रहा है तो उसका 25% 25,000 वोट भी तहरीक इंसाफ नहीं ले सकेगी। अब 2-3 वजूहत हो सकती हैं, या तो एहसन इकबाल साहब खुद फरेबी का शिकार हैं, सही सूरत हाल को असेस नहीं कर रहे, या एहसन इकबाल साहब की ये ख्वाहिश है, उनको लगता है कि हम इतना मैनिपुलेट कर लेंगे कि हम इनकी ज़मानतें जब्त कराएंगे, इनको वोट इतने भी नहीं लेने देंगे, या फिर एहसन इकबाल साहब सब कुछ जानते बूझते भी ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हल्के के अंदर अपना एतमाद का इजहार कर सकें। असल सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दफ़ा जिन की ज़मानतें जब्त होंगी, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो वो नून लीग और बाकी सियासी जमातें ही होंगी। पंजाब में नून लीग, सारे हल्कों में ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ज़्यादा जमातें नून लीग की जब्त होंगी और जाती जमातें इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये वो और लटरम पटरम जो जमातें हैं, तो इस दफ़ा जमानतें जब्त होने की बारी बाकी सियासी जमातों की है। अगर 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 साफ़ और शफाफ इलेक्शन होता है और मौलाना फजल रहमान की जमानतें खैबर पख्तूनख्वा में जितनी जब्त होंगी उसका तो अंदाज़ा शायद उनको हो ही चुका है, तभी तो वो कहते हैं बर्फ़बारी बहुत है, ठंड बहुत है, इलेक्शन ना कराओ, ठंड बहुत है। तो ठंड से डरे पड़े हैं मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ ने कराची में एक जलसा करने का ऐलान किया है। 12 नवंबर को जलसा करेंगे, मिलेनियम मॉल के बाहर ये जलसा होगा और इस हवाले से जो है वो एक वीडियो लिंक पर एक मीटिंग हुई है, खुर्रमशेर ज़मान साहब ने उसको हेड किया और उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि 12 को एक मिलेनियम मॉल के सामने जलसा किया जाएगा। अब जाहिर है इस जलसे की वो इजाज़त मांगेंगे तो इजाज़त मिलेगी नहीं, और जब इजाज़त मांगे बगैर वो जलसा करेंगे तो फिर क्रैकडाउन होगा, मार कुटाई होगी। तो तहरीक इंसाफ लेकिन क्या करे, अगर वो ये ना करे और जलसों का ऐलान ना करे और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर ना करे, ऑप्शंस का इस्तेमाल ना करे और उनको ट्राई ना करते रहे मुसलसल, तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ेगी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ठीक कर रही है उसको इलेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर भी लाहौर जैसी सूरत हो सकती है कि इनको इजाज़त ना मिले, ये अदालत के पास जाएँ, अदालत का मुतबादल जगह का इंतखाब कर लें, लेकिन हमें नहीं मालूम कि जलसा हो पाएगा या नहीं। बहरहाल PTI अभी अपने जलसों का बार बार ऐलान कर रही है, लाहौर में, अब कराची में किया उन्होंने, तो अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। आखिरी बात यह है कि साइफ़र की जो अगली समात है वो जेल में होगी या अदालत में होगी। ये समात, इस पर फैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज किया था 12 सितंबर को। 12 सितंबर, अब 12 अक्टूबर भी गुजर चुकी है, 16 अक्टूबर हो जाएगी कल। तो 1 महीना और 4 दिन के बाद कल आमिर फ़ारूक साहब ये महफूज फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस फैसले को 1 महीना और 4 दिन तक महफूज रखने की वजह क्या थी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 1 महीना 4 दिन तक ये ऑर्डर लिखा जा रहा हो, ये तो मुमकिन नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि ये इतना टेक्निकल मामला था कि इस पर बहुत कोई 400 सफ़हात का फ़ैसला लिखना था। और वैसे भी शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद तफसीली ऑर्डर तो बाद में आता रहता है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने 12 सितंबर को ये फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला महफूज करके छोड़ दिया। समातें हुए जा रही हैं, समातें जेल के अंदर हो रही हैं, यही तो मामला है कि भाई जेल में होगी या अदालत में होगी, और आप उसी फैसले को दबाकर बैठ गए हैं। तो आखिर वो जो हम कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात को देखना चाहिए कि उनके लामहदूद इख्तियारात कब तक रहने चाहिए और कितने होने चाहिए, तो ये चीफ जस्टिस का लामहदूद इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो एक फ़ैसला महफूज करके 1 साल के लिए सुना दे चाहे अगला बंदा फांसी पर लटक जाए, बल्कि इसका कोई कानून वज़ा होना चाहिए कि अगर आपका कोई अगर आपका ने कोई फ़ैसला महफूज किया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में सुनाना है। आखिर साइल के भी कोई हुकूक होते हैं, साइल की भी कोई हैसियत होती है, साइल भी कोई दरख्वास्त लेकर आया होता है। एक बंदा अगर फ़र्ज़ करें आकर कहे कि मुझे अगले महीने फांसी सुनाई जा रही है और मैं आपसे अपील लेकर आया हूँ, मेरी अपील सुनी जाए, आप उस पर फैसला महफूज कर दें अगले 4 महीने तक के लिए और उसको फांसी उसकी एग्जीक्यूट हो जाए या उसकी सज़ा पर अमल दरामद होता रहे। और भाई यही तो दरख्वास्त है कि जेल में समात होनी है या अदालत में। अब आप उसी पर फैसला महफूज करके बैठ गए और समातें जेल में हुए जा रही हैं। तो हमारे निज़ाम इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज़ है, या फिर चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात का जो मामला है वो यहाँ पर पहुँचना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और कोई कानून वज़ा करना चाहिए कि जनाब आखिर कोई महफूज फ़ैसला कितने दिन में के लिए डिले किया जा सकता है। यहाँ 1 महीना 4 दिन हो गए, यानी 34-35 दिन गुजर गए और महफूज फैसला ही नहीं सुनाया जा रहा। ये हैरत की बात है। मिशाल मलिक साहबा फरमाती हैं कि जी 22 करोड़ लोगों का उनको मैंडेट मिला है। तो अगर निगरान हुकूमत के वज़ीर का ये कॉन्सेप्ट है अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से कि उनको जो 22 करोड़ आवाम का मैंडेट हासिल है
और भाई कोई समझाए इनको, मोहतरमा को, बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनके काबिल एहतराम होने की वजह हमें मालूम है सबको, और उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम इसलिए है कि वो एक कश्मीरी लीडर की अहलियाँ हैं और उनके लिए मुसलसल आवाज़ उठाती रहती हैं, इसलिए उनको पूरी कौम बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखती है। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि निगरान हुकूमत 22 करोड़ का मैंडेट लेकर नहीं आती, इंतखाबात कराने के लिए आती है। उसका काम होता है इंतखाबात कराए और घर जाए। 22 करोड़ का मैंडेट जो है वो मुंतखब लोगों का होता है, और वैसे भी नई मरदमशुमारी के मुताबिक अब ये 22 करोड़ नहीं रहे, अब ये 24 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। तो मोहतरमा को आई एम श्योर कि जिन्होंने ज़िम्मेदारी दी है उन्होंने कुछ समझाया भी होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।